पाकिस्तान की एक बड़ी बदकिस्मती, लोग इतना मजाक उड़ाते हैं हमारा। हमने कर्ज लिया हुआ है, अब हमें कर्ज उतारने का दिन आ गया है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मजीद कर्ज ले रहे हैं। पुराना कर्ज उतारने के लिए पाकिस्तान कर्ज लेता था। बताओ जरा, मुझे कोई तो दे फिर दे। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद हैं रोज। अस्सलाम वालेकुम गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मैं आज बहुत थकी हुई हूँ और ज़्यादा मेरे पास आज बातें करने का मूड नहीं हो रहा है। ये आप लोग अच्छी अच्छी वीडियो दिखाएंगे और बताएंगे, अच्छे अच्छे नाम बताया करें मुझे कि ना ये वाली सिटी देखें या ये देखें या वो देखें, उसके बाद हम देखा करेंगे उसको, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ दुनिया देखने के लिए। मोबाइल पे से नहीं, लैपटॉप पे से बैठे बैठे पूरी दुनिया देख लेते हैं। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद करेंगे बहुत सारी बातें। खुश रहें, माँ बाप को भी खुश रखें, थोड़ा सा टाइम माँ बाप के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया शॉक्ड एज EFTA नेशनल इन्वेस्ट $100 बिलियन इन इंडिया। तो देखते हैं इस वीडियो को। ये शायद कोई कंपनी है जो इंडिया में $100 बिलियन इन्वेस्ट कर रही है, शायद ये वीडियो की। यूरोपीय देशों का भारत के साथ व्यापार, भारत में $100 अरब का करेंगे निवेश। अगले 15 साल के दौरान $100 अरब का निवेश। आम चुनाव से पहले होगा व्यापारिक समझौता। भारत में 10 लाख नई नौकरियों का अनुमान है। कृषि सेक्टर को फायदा मिलेगा। EFTA में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापार। ब्लूमबर्ग ने और रॉयटर ने, उसके बाद हमें वो इंडियन मीडिया में भी रिपोर्ट होती हुई खबर मिल रही है। और खबर ये है, और वो ये है कि स्विट्जरलैंड $100 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहा है। एक ट्रेड पैक्ट की बात की जा रही है। देखिए, दिस इज 2024। इंडिया की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो कहते हैं जी कि हमें जो जीरो एमिशंस पे जाना है बाय 2070, लॉन्ग टाइम अगो। सो उनका एक बड़ी मार्केट होना, एक बड़ा बाहर होना, एक के तौर पे वो समझता है मैं क्या करना है। खबर ये है कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट स्विट्जरलैंड इंडिया में करने जा रहा है। तकरीबन 1 मिलियन के करीब जॉब्स वहां पे देने जा रहा है। कि अब से पहले तक ये कहा जा रहा था कि भाई पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में नहीं आ रहे। क्या अब इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाएगी? क्या जैसे इंडिया में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट स्विट्जरलैंड करने जा रहा है, क्या हमारे यहाँ 100 बिलियन की बजाय 10 बिलियन की भी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा? ब्लूमबर्ग में शामिल है और उसमें जो है उसमें कहा गया है कि इंडिया आईज $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम स्विट्जरलैंड एंड नॉर्वे। और इसमें एफ्टा ग्रुप है। एफ्टा ग्रुप क्लोजिंग इन ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आफ्टर 16 ईयर्स। ये एक चीज है जो सारी बातें खटक रही है। ये तमाम जो लोग हैं उनको ये चीज खटक रही है। अब पाकिस्तान, सारी बात है, इस सारी गेम से बाहर है। पाकिस्तान को तो पता ही नहीं कि हमने चीज़ों को लेके कैसे चलना है, और ना ही हमारी हुकूमत का ये कोई प्राइमरी इंटरेस्ट है। गो के जय हिंद दोस्तों, अब तक आप लोगों ने सुना होगा कि भारत में यूएसए इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर, अरब देश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर, रशिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फ्रांस इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन लार्जली यूरोप के जो हिस्से थे वो इतने खबर में नहीं आते थे कि वो भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के आई, आप लोगों को पता चल भी क्या होगा कि EFTA देशों की तरफ से भारत में $100 बिलियन का निवेश होने जा रहा है। EFTA देशों में प्रमुख देश बात की जाए तो स्विट्जरलैंड है, वैसे नॉर्वे भी है और 2-3 छोटे देश हैं यूरोप के, लेकिन उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी खासी है। तो वो मिला के टोटल $100 बिलियन भारत में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, और जिसके एवज में भारत के मोर देन 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला। तो 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और आप लोग $100 बिलियन को इस तरीके से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान इस समय $3 बिलियन के लिए IMF के घुटने चाट रहा है, पैर चाट रहा है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। और $100 बिलियन काफी बड़ा अमाउंट होता है। जब ये भारतीय मार्केट में इतना बड़ा रुपया आएगा तो आप देखेंगे किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को एक बूम मिलेगी। और इसी तरीके से अगर ऐसे इन्वेस्टमेंट होते रहे तो भारत बहुत जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनके उभरेगा पूरी दुनिया में। और फिर जब हम देखते हैं कि इंडिया के न्यूज में इसके बारे में क्या रिपोर्ट है, तो कुछ डिटेल्स हमें पता चलती हैं। और वो डिटेल्स जो है वो ये हैं कि इंडिया के में ये जो एफ्टा कंट्रीज हैं उनकी तरफ से इंडिया में ये इन्वेस्टमेंट, ये कंट्रीज क्यों कर रहे हैं ट्रेड? आपको पता है इंडिया के साथ ये कंट्रीज इसलिए कर रहे हैं ये वाली $100 बिलियन कि ठीक है हम इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं
कि हमें आपकी मार्केट से फायदा उठाना है, हमें आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, हम आपके साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स करना चाहते हैं इंडिया वालों, इसलिए हम तुम वहां पर $100 बिलियन भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम हमारे लिए रास्ते खोल दो अपनी ट्रेड के, ट्रेड एग्रीमेंट्स के, इन्वेस्टमेंट्स के, वहां से जो है हम जो भी हम हमारे लिए जो बेनिफिशियल है, जो हम वहां से हासिल कर सकते हैं, वो हम करना चाहते हैं, तो आप हमारे लिए दरवाजे खोलें। इंडिया ने कहा सत्ते खाना 100 बिस्मिल्लाह आ जाए जी, ठीक है दरवाजे, इंडिया तो वैसे पूरी दुनिया से ट्रेड कर रहा है, उसको क्या मसला है इसमें। तो अब आप ये देखें कि सिर्फ वो कंट्रीज जहां से अभी तक हम कह रहे थे कि देखिए यूएई, अरब कंट्रीज जो कभी पाकिस्तान की तरफ हुआ करते थे, उनसे कितने अच्छे ताल्लुकात होते थे, वो इंडिया की तरफ चले गए, लेकिन अब जो यूरोप है, यूरोपियन कंट्रीज भी किस तरीके से ट्रेड करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करें इंडिया में। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये इंडिया के उन टारगेट्स का ही हिस्सा है जो उन्होंने बना रखे हैं कि 2047 तक हमने यहाँ पर पहुंचना है और 7 ट्रिलियन या कितने ट्रिलियन, मतलब 47 ट्रिलियन जितने भी हैं, वहां तक हमने अपनी इकोनॉमी लेकर जाना है। ये उन टारगेट्स का हिस्सा है। अभी आपको ये देख रहे हैं ना कि अब यूरोपियन कंट्री भी $100 बिलियन डाल रहे हैं, इससे पहले अरब कंट्रीज ने भी इतने बिलियन डॉलर्स। तो पूरी दुनिया से ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है ना, तो ये उनके उन टारगेट्स को अचीव करेगी, ये वाली इन्वेस्टमेंट और पैसा, कि जो उन्होंने टारगेट्स अपने बना रखे हैं नेक्स्ट 3 इयर्स में, थर्ड लार्जेस्ट, और फिर आगे चलते चलते जो कुछ भी हम उस पर बात करते रहते हैं। ये है जनाब सूरत हाल, ठीक है जी। तो सच जान के जियो। अब ठीक है, अब ऐसा ही हो रहा है तो ये तो होगा। मैं आपको पहले, ये सब तो हम पहले ही बता चुके हैं, और मैं ये कह चुकी हूँ आपको कि आप देखें वो और दूसरे नंबर पे भी खबर ये है $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जा रही है इंडिया में स्विट्जरलैंड की तरफ से। क्या पाकिस्तान में इस तरीके से इन्वेस्टमेंट आ सकती है, पॉसिबल है या नहीं? इसका इस तरह से है कि आपके फर्ज करें इलेक्शन हो गए, आप पूछ रहे हैं इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती। जब आपकी प्रोडक्शन इस कदर महंगी हो जाएगी, आपके बिजली इस कदर एक्सपेंसिव है, आपके पास एक्सपीरियंस लेबर फोर्स नहीं है, आपका जो मुल्क के अंदर लोग हैं वो इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, तो बाहर से कैसे कोई आएगा। आपने बोला जैसे बांग्लादेश की, चाइना की, या खासतौर पे अगर इंडिया की बात करें, कैसे वहाँ पे लेबर वर्क के ऊपर काम किया जा रहा है, वहाँ पे जो है वो स्किल्ड लेबर के ऊपर काम किया जा रहा है, क्यों वहाँ पे इन्वेस्टर क्यों आ रहे हैं आपके ख्याल से? क्या सिर्फ ये वजह है कि वो मार्केट बड़ी है, क्या सिर्फ ये वजह है कि उनकी आबादी ज्यादा है, या उसके ऊपर ट्रस्ट इशू भी आ जाता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ जाती है, क्या ये भी चीजें? मेनली देखें, सारा कुछ तो ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ड्राइव करती है, फिर उसके बाद आपकी कितनी पॉलिसीज अच्छी हैं वो आपको ड्राइव करते हैं कि आपकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि वो उस तरह। इंडिया ने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया, बांग्लादेश ने रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर फोकस किया। अब वो जितना भी उनका वर्क फोर्स है वो सारा का सारा वो उस तरह उन्होंने डेवलप किया है, जिसकी वजह से वो सारा कुछ आना शुरू हुआ। जब वो आपके पास बहुत ज्यादा आपको पता चले, किसके ऊपर वर्क किया? हमने अपने आप को तबाह करने के ऊपर फोकस किया। सर आपसे मजीद भी बात करूंगा, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जो सर ने गुफ्तगू की, आप क्या उससे एग्री करते हैं? और सेकेंडली मैंने उनसे एक सवाल किया, क्या वजह है नेबर कंट्री में क्यों इन्वेस्टमेंट जा रही है? क्या सिर्फ ये वजह है कि उनकी मार्केट बड़ी है, उनकी आबादी ज्यादा है, तो इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर वहाँ पे आ रहे हैं, या वहाँ पे कोई ट्रस्ट उनके ऊपर किया जा रहा है, या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहाँ की गवर्नमेंट स्टेबल है, इस वजह से वहाँ पे इन्वेस्टर आ रहे हैं? देखें, इनमें जो एहसन भाई ने 2 बातें की हैं, और पहले 2 पॉइंट्स जो उन्होंने किए हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इस पर मैं एग्री करता हूँ, वर्क फोर्स स्किल, इस पर भी एग्री करता हूँ, लेकिन मैं कुछ इसमें एडिशन करना चाहता हूँ। आपने जैसे बांग्लादेश की एग्जांपल दी है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप अगर देखें 2008 से पीछे आप चले जाएं, तो पाकिस्तान जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पाकिस्तान की जो आपकी सुदर मंडी फैसलाबाद की मंडी है, जो मैनचेस्टर ऑफ एशिया के नाम से जानी जाती है, ठीक है, ये दुनिया की दूसरी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कह सकते हैं। एशिया में तो नहीं, क्योंकि एशिया में तो और भी कंट्रीज, चाइना आ जाता है, इंडिया आ जाता है, वो उसे कम्पीट करना। देखें 2008 से पहले पाकिस्तान से ना चाइना आगे था जी, टेक्सटाइल सेक्टर की, सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, आपका इंडिया आगे था। अब सेकंडली बात करते हैं कि जी उधर क्यों चले गए। अब देखें, पहली चीज तो ये, उस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन बिल्कुल ठीक थी। 2018 से लेके 13 तक जरदारी साहब का दौर था। तो मसला ये था कि आपकी जो कॉस्ट थी, आपके जो रिसोर्सेज थे, आपकी जो एनर्जी थी, वो आपने कॉस्ट ने इतनी हाई कर दी थी, आपने इन्वेस्टर्स को, लोगों को इतना मजबूर कर दिया था। इन्वेस्टर कोई भी होता है ना, देखें, वो देखता है कि उसको प्रॉफिट कहाँ से ज्यादा मिलेगा। तो आप 2008 से लेकर 2013 तक जितना भी इन्वेस्टर फैसलाबाद का ले लें या पूरे पाकिस्तान का ले लें, सारा उठ के चला गया बांग्लादेश में। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश की मार्केट ने उस वक्त इनको कैप्चर किया, उन्होंने इनको फैसिलिटीज दी जी, सब्सिडीज दी, फैसिलिटीज दी, जगह दी, उन्होंने उनको अच्छी पॉलिसीज ऑफर की, ये लोग सारे उठ के वहां चले गए। अब आप सेकंड बात करते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन, तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन आप 70 साल 80 साल तारीख उठा के देख लें, तो ये तो हर 2-3 साल बाद यही ड्रामेबाजी चलती है।
तो ये तो कभी स्टेबल होती ही नहीं है। और आगे होने की कोई उम्मीद नजर आ रही है? मेरा नहीं ख्याल, ये अभी भी जो मिली भगत से आज हुकूमत बनेगी, सबको ही पता है, ये हुकूमत ऑलरेडी डिसाइडेड है। और सर ने भाई ने भी ये बोला कि भाई अभी आज इलेक्शन है, इलेक्शन के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे, और अभी खुद ही उन्होंने उस चीज का जवाब दे दिया कि भाई 70-75 साल से यही चीज चलती आ रही है। मैं ये समझता हूँ इन चीजों पे मतलब गवर्नमेंट किसकी आएगी, कौन सी पार्टी जीतेगी, ये सबको पता है। इसकी बजाय हमें बात करनी चाहिए पाकिस्तान की यूथ में अवेयरनेस कैसे आएगी। पाकिस्तान जो तो दोस्तों पाकिस्तानी इस पे जले हुए हैं, बेशक से ये बता नहीं रहे, लेकिन कई मैंने अभी ARY न्यूज या कई पाकिस्तानी चैनल्स को फॉलो किया तो वो जले हुए हैं। वो कह रहे हैं कि एक समय था जब हम यूरोपीय देश की मदद करते थे। अब कौन से समय पे पाकिस्तानी यूरोपीय देशों का मदद करते थे वो मुझे समझ ही नहीं आता। ये कह रहे हैं कि हम यूरोपीय देश का मदद करते थे, आज यूरोपीय देश अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं तो हमारे दुश्मन भारत में निवेश कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि हर पाकिस्तानी जो पढ़ा लिखा होता पता नहीं कैसे कह देता है हमने यूरोपीय देशों की मदद की, जबकि पाकिस्तान कहता है कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था भी पहले भारत से अच्छी थी, चाइना से अच्छी थी। तो भाई कब अच्छी थी यार? तुम तो हमेशा जो है हमेशा के लिए लोन पे ही पड़े हो, तुम पले बड़े हो, लोन पे ही पूरा पाकिस्तान पला बड़ा है इस समय। एक पाकिस्तानी अपने बाप के पैसों पे नहीं, हर बंदा तो अपने बाप के पैसों पे पल जाता है, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ लोन के पैसों पे पला है। खैर दोस्तों इनकी बात छोड़ते हैं, लेकिन $100 बिलियन का निवेश, यानी मेरे ख्याल से अगर मैं बात करूं तो लगभग 8 लाख करोड़ भारतीय रुपए में हो जाएगा, इसी के आसपास, ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन भाई बहुत ह्यूज अमाउंट है। और एक बार बस ये मनी जब भारतीय मार्केट में आ जाएगी, एक तो रोजगार जो कि भारत में एक बड़ी समस्या है, रोजगार मिलेगा 10 लाख लोगों को, और जो अर्थव्यवस्था को बूम मिलेगा वो तो है ही। और जब इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट छोटे छोटे देशों की तरफ से, मतलब इससे ये पता चलता है कि हर देश इस समय इंटरेस्टिंग है भारत में निवेश करने। जब पूरा दुनिया चाहेगा कि हम भारत में निवेश करें तो हमें चाइना को पीछे करने में कितना समय लगेगा। इस समय दोस्तों पूरी दुनिया चाहती है कि चाइना में हमारा इन्वेस्टमेंट ना हो, जो इन्वेस्टमेंट है वही बस चाइना में चल रहा है, नए इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहे चाइना में। नए इन्वेस्टमेंट के लिए भारत एक हब बन गया। आप लोग देख रहे हो ना, अभी खबर आता था कि भाई फ्रांस से निवेश हो गया, ऑस्ट्रेलिया से निवेश हो गया, यूके से निवेश हो गया, यूएसए से निवेश हो गया, अरब देशों ने निवेश कर दिया, अब तो EFTA देशों ने भी निवेश कर दिया। तो बहुत बड़ी बात है भारत के लिए कि पूरी दुनिया देख रही है कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भारत में करेंगे, और अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, और अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो भारत का नाम, भारत का सिक्का चलेगा। आई होप ये वीडियो जी जनाब, $100 बिलियन मजाक नहीं होता। $100 बिलियन बहुत बड़ी बात होती है। $100 बिलियन यूँ समझ लें कि मैं क्या बताऊं कि पाकिस्तान $2 बिलियन पूरी दुनिया से मांगता रहा। इतनी ये बात फेमस हुई कि पाकिस्तान उधार मांग रहा है, चंदा मांग रहा है, भीख मांग रहा है। 2 बिलियन 1 बिलियन अच्छा क्यों मांग रहा था? जितने भी हमारे सरकारी इदारे हैं, हमारी फोर्स है, हमारी पुलिस है, उनको पैसे देने, सैलरियाँ देने के लिए पैसे नहीं थे। 1-1 बिलियन 2-2 बिलियन जाके मांग। हमारे शहबाज शरीफ की वीडियो का क्लिप बहुत मशहूर हुआ। वो खुद मुंह पे खड़े होकर कह रहे हैं न्यूज़ के सामने कि हम किसी को कॉल करते हैं तो अगला हमारी कॉल ही नहीं उठाता, वो कहते हैं मांग रहा होगा पैसे। शहबाज शरीफ के ये वीडियो क्लिप फेमस हुए हैं। पता है क्या, देखो अब मैं आपसे 10 रुपये मांगूंगी ना, तो जब मैं आपको नेक्स्ट टाइम 10 रुपये दूंगी तो दोबारा आप मुझे उम्मीद रखोगे कि ये बंदा मांगेगा तो हाथ का साफ है, ये वापस दे देता है, तो मैं इसको दूंगा। अब जब ये लोग मांग रहे होंगे तो उनको तो ये पता है कि यार ये लोग 2 मिलियन मांग रहे हैं, मतलब इसका कुछ करेंगे ही नहीं। क्या करेंगे इसका? इनके पास कुछ है ही नहीं करने को, तो फिर हम इनको क्यों दें, अपने पैसे बर्बाद क्यों करें? अच्छा। अब वो जो दे रहा है ना, उनको तो कुछ सोच समझ के दे रहा है। अगर वो 100 दे रहा है तो वो 1000 वापस भी उनको मिलने अच्छा दे नहीं रहा, बात को समझे, मतलब दे भी रहा है एक तरह से, वहाँ पे इन्वेस्ट वही बात होगी ना। अगर वो 100 की कर रहे हैं तो वो 1000 वापस भी मिलेंगे ना उन्हें। बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ सोच समझ के उन्होंने किया होगा। ये तो बहुत जबरदस्त। किसी भी कंट्री में कोई इन्वेस्टमेंट कब करता है? जब वहाँ का माहौल, वहाँ के हालात, वहाँ की लोगों की ईमानदारियाँ, यही तो अभी मैंने आपको यही बोला था ना कि मोदी जी की वजह से उनको मिल रहा है कि सब कुछ वो कर रहे हैं, वहाँ पे इतना कुछ कर दिया उन्होंने। ये बहुत अच्छी बात है कि दूसरों को नजर आ रहा है, फिर वो इस वजह से वो कदम आगे बढ़ा रहे हैं अपना। इतनी हिम्मत बन रही है उनकी कि भाई हम। मैं अभी सर से ये बोल रही थी, मैंने कहा सर मुझे भी दिलवा दो, मैं अपना अकाउंट नंबर दे देती हूँ, मेरे को भी पैसे की बहुत जरूरत है। चले आपसे एक सवाल है, 1 रुपया भी नहीं है। आपको अगर 5 लाख रुपए मिलते हैं तो आप उसका क्या करेंगे? पाकिस्तान का हाल भी यही हुआ कि उसे पता ही नहीं था मैं 5 लाख का करूँगा। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने वर्ल्ड बैंक से 22 मरतबा लोन लिया है, और आज वो लोन उधार नहीं उतर रहा है। आपकी हमारे आने वाली नस्लें उधार में पड़ी हुई। ये सुना होगा आपने ये जुमला कि हमारे आने वाली नस्लों को भी उधार देना है। हमारा पूरा मुल्क, हमारी पूरी आबादी लाखों रुपए के, एक बंदा लाखों रुपए का उधार कर्ज का देन पड़ा हुआ है। तो फ़र्ज़ करते हैं कि आपको अगर 5 लाख रुपए मिलते हैं, आप क्या करेंगे?
यार मेरा तो ये सोच है, मेरी तो ये सोच है कि पैसा उस जगह लगाया जाए जहाँ से डबल वापस आए। कि जैसे ज़मीन कभी भी पैसा खाती नहीं है, वो हमेशा आप 1 लगाओगे वो आपको 10 देगी वापस। तो ज़मीनें ले लें या घर बना लें या प्रॉपर्टी कुछ ऐसा कुछ बनाएं जहाँ से आपके वापस आने का आसरा हो, उम्मीद हो। और अगर आप उससे खा आप जाते हो अपना कर्जा पहले जो आपने 5,000 रुपये लिए हैं, 5 लाख रुपए लिए हैं, वो पहले आप उससे उतारो, उसके बाद आप उससे बिजनेस करें, छोटा मोटा स्टार्ट ले लें, फिर उसके बाद करें। मुझे बहुत अरमान है कि यार मेरे पास इतने पैसे हों ताकि मैं कुछ स्टार्ट करूं, कुछ करूं, बट यार इतने होते ही नहीं है। अच्छा, हमारे मुल्क का यही हाल दिमाग हुआ खराब। कि हमारे पास जो पैसे हमने उधार लेते थे हम खा जाते थे। पाकिस्तान को जो भी उधार मिलता था चाइना से, इधर उधर से, अच्छा मज़े की बात है सूद पे, सूद 5 लाख का मतलब आपको 7 लाख देना भी है, लेकिन उस 5 लाख को आप कहीं पे सर्कल नहीं करोगे, कहीं पे रोल नहीं करोगे, तो वापस कैसे आएंगे? फिर तो अच्छा, और मज़े की बात रखे। सुने, पाकिस्तान की एक बड़ी बदकिस्मती, लोग इतना मजाक उड़ाते हैं हमारा। हमने कर्ज लिया हुआ है, अब हमें कर्ज उतारने का दिन आ गया है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मजीद कर्ज ले रहे हैं। पुराना कर्ज उतारने के लिए पाकिस्तान कर्ज लेता था। बताओ जरा, मुझे कोई तो दे फिर दे डूबेगा, पैसे, फिर मैं मुल्क तो डूबेगा या नहीं डूबेगा? बहुत कुछ कर लूंगी यार, नहीं, मुझे बहुत अगर अरमान है। अगर हम पुराना कर्ज उतारने के लिए नया कर्ज लेंगे तो मुल्क डूबेगा नहीं डूबेगा? बिल्कुल। कि यार हम कर्ज भी ले रहे हैं वर्ल्ड बैंक से, तो हम पुराना कर्ज उतारने के लिए ले रहे हैं, हमने उस कर्ज से कुछ नहीं कमाया। तो आज पूरी दुनिया इंडिया पे इतनी इसलिए जैसे बिलीव कर रही है कि उनके हालात, उनका माहौल, उनकी ईमानदारी, उनकी बहुत सारी चीज़ें, छोटे छोटे लोगों को ना मौका मिलना चाहिए कुछ करने का। जैसे यहाँ पे इन लोगों को मौका मिलता है, या छोटे छोटे लोगों को मौका मिलता है, बहुत कुछ कर जाते हैं। आपको भी मौका मिलेगा। बहुत सारे मुझे भी हमारे चाहिए सुनो, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, वो आपसे श्योरिटी लेंगे कि ठीक है, अगर आप, मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा हो भी सकता है कि अगर आपको बहुत इतने, अच्छी बात हो गई यार, मैं बहुत कुछ करूंगी उससे। मैं मेकअप ले लूंगी, नहीं, मैं मेकअप नहीं, ज्वेलरी ले लूंगी। मैं नहीं यार, ये तो कभी आपके साथ ही हूँ मैं पूरा, मतलब मैं सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचती रहती हूँ, यार फैमिली को ये कर दूँ या ये कर दूँ, या कोई मुझे गरीब दिखता है ना, मेरी आंखों में आंसू आ जाते कि यार अल्लाह पाक मेरे पास इतना होता कि मैं मतलब इसकी हेल्प कर सकती या कुछ कर सकती। तो मुझे बस ये शुरू से कि मैं अपने पैसों का एक छोटा सा घर बनाऊँ, भले वो 1 कमरे का ही क्यों ना हो, फिर उससे मतलब जो पैसे आए उससे फिर मैं छोटा मोटा कोई बिजनेस करूँ या कुछ करूँ। ये मतलब चीज़ें मुझे ना बहुत शुरू से ही है, बट इतने पैसे हुए ही नहीं कभी। तो ये है कि इंसान अच्छी उम्मीद रखता है तो बहुत कुछ होता अल्लाह है, पाक करवाएगा। कहीं से भी कोई रास्ते बन जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।